हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे वन शॉट रिवीजन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपका सिलेबस है टर्म 2 का, उसके अंदर जो मैक्रो है, आपका मैक्रो है 22 मार्क्स का, जबकि जो इंडियन है वो आपका सिर्फ 18 मार्क्स का है। अब इस 22 नंबर में इसमें दो ही यूनिट हैं, एक यूनिट का हम लोग वन शॉट कर चुके हैं। आई होप मैंने आपको एक दिन दो दिन का टाइम दे दिया है, आप आराम से उसको क्लास रिवीजन कर चुके हो। और वो है नेशनल इनकम, जो कि था क्लास आपका 10 मार्क्स का। अब ये जो चैप्टर है, मैं शॉर्ट में से ADAS बुलाता हूँ, भले आपकी बुक में इसके अलग अलग पार्ट दे रखे हो, लेकिन मैं इसके अंदर एक ही यूनिट कवर कराऊंगा, और ये 12 नंबर का, यानी कि आज का ये। अच्छा, एक बात बताऊं, क्लास पास होने के लिए लगभग 13 नंबर चाहिए होते हैं आउट ऑफ 40। अगर देखें 33% देखें तो यार अकेला ये चैप्टर आपको पास करा सकता है। 12 पे तो कोई फेल होगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो अकेला ये चैप्टर, मतलब आपने सिर्फ इकोनॉमिक्स में एक ही ये चैप्टर कर लिया और आपका अब पास हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 12 ही नंबर लाने हैं, मैं जस्ट एक आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा ये भी कर लेता है तो वो खुद को सेफ समझ सकता है कि भाई इकोनॉमी में सेफ हूँ। और ये पूरा का पूरा इन डेप्थ में कराऊंगा आपको, अच्छे से कंप्लीट रिविजन होगा। वन शॉट है, आराम से क्लास 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए पूरा का पूरा चैप्टर, विद न्यूमेरिकल, विद ऑल फॉर्मूले, विद ऑल डायग्राम, विद ऑल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ध्यान से एंड तक टिक के करना। अगर मैं आपके लिए खड़ा होकर 1 घंटे की वीडियो कंटिन्यू बना सकता हूं, बिना रुके बिना थके कंटिन्यू बोलते हुए, तो यार आप लोग प्लीज इसको बीच में स्किप मत करना, एंड तक अच्छे से देखना, आपका पूरा चैप्टर होल 1 पार्ट में रिवीजन हो जाएगा। ओके, इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एग्रीगेट डिमांड। देखो, आप जो माइक्रो पढ़ते हो ना, वो स्मॉल होता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, जब हम किसी एक यूनिट की बात कर रहे हैं, किसी एक कंपनी की, किसी एक फर्म की बात कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। मैक्रो के अंदर हम लोग नेशन की बात करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, टोटल डिमांड। एग्रीगेट का मतलब होता है सम, टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। साल भर में जितनी भी डिमांड होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, साल भर में जितनी भी डिमांड होती है उसको कहते हैं क्लास एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के 5 कंपोनेंट है। सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं, और ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम पे। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है इनकम माइनस टैक्स, जो इनकम टैक्स देने के बाद बचता है खर्च करने के लिए, उस इनकम को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। और अगर ये आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, आपकी इनकम घटेगी तो कंजप्शन घटेगा। यानी कि आपका कंजप्शन कितना होगा, आप कंजप्शन पे कितना खर्च करोगे, डिपेंड करेगा आपके लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम पे। हायर द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर विल बी मोर एंड वाइस वर्सा। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सरकार भी अपने डे टू डे एक्सपेंस के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, और जो गवर्नमेंट स्टाफ हैं क्लास, उन सब के लिए, स्कूल्स को रन करने के लिए, हॉस्पिटल को रन करने के लिए क्लास, या MLAs को जो पेमेंट जाती है, जो भी सरकार खर्चा करती है फाइनल कंजप्शन पे, दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अल्टीमेटली हम, अगर मैं अपने घर के लिए कोई राशन खरीद रहा हूं तो अल्टीमेटली मैं उसकी डिमांड कर रहा हूं, इसीलिए वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। कंजप्शन भी और क्लास सरकार का कंजप्शन भी, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी। प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट करती है सरकार, जो प्राइवेट सेक्टर है वो जो इन्वेस्टमेंट करता है, दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट होता है 2 टाइप का। सबसे पहला होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है रेट ऑफ रिटर्न पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। जितना ज्यादा रिटर्न होगा, इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। नीचे आप लेवल ऑफ इनकम रख सकते हैं, उसको बोलते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर हमें कमाई ज्यादा होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। दूसरा होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कांस्टेंट होती है, हमें फायदा हो चाहे ना हो, हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। यानी कि हमारा जो लेवल ऑफ इनकम है वो कितना भी हो, नीचे आता है लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इस पूरे के पूरे चैप्टर में नीचे हमेशा लेवल ऑफ इनकम आएगा, राइट। तो और यहाँ पे जो डायग्राम बन रहा है वो, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का डायग्राम बन रहा है, तो आई लिख देना, ये हो गया इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, और ये हो गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, जो कि हमेशा क्या होता है क्लास, कांस्टेंट होता है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगला गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार भी बहुत सारी कंपनियों को खरीदती है, सरकार भी बहुत सारे क्लास इन्वेस्टमेंट करती है कंट्री के अंदर, दैट इज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लास्ट है नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर मैं बोलूं कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। लेकिन इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी है, और 2 सेक्टर इकोनॉमी में जो AD का फॉर्मूला है वो C+I है, यानी कि कंजप्शन
प्लस इन्वेस्टमेंट। इन टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी कि सी प्लस आई। ना ही यहाँ पे जी आएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ना ही यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट आएगा, क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ प्राइवेट फर्म्स और हाउस होल्ड यही दो लोग होते हैं और कोई नहीं होता। ओके चलो, अब एडी अगर हम बात करें टू सेक्टर इकोनॉमी में बता दिया सी प्लस आई, सी फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं आपको तो सबसे पहली बात, कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता, ध्यान रखना, कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता। कंजप्शन का डायग्राम ऐसा बनता है, थोड़ा ऊपर से बनेगा, और यहाँ पे अगर आपकी इनकम जीरो है, अब बच्चे बोलते हैं सर इनकम जीरो है फिर भी वो खर्च कर रहा है, मान लो 20 रुपए खर्च कर रहा है, इसे ए बार कहते हैं, इसे कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। आपकी जब इनकम जीरो है फिर भी उस टाइम पे जो जीवन व्यापन के लिए खर्चा करते हो, जिंदगी जीने के लिए, मैं कुछ नहीं कमाता था आज से 4 साल पहले, क्या मैं जिंदा नहीं रहता था, मैं कहीं किसी से उधार ले रहा था या अपनी पास सेविंग को यूज कर रहा था या मेरे लिए कोई खर्च कर रहा था, राइट। तो अगर आपकी इनकम जीरो है, अगर आपकी इनकम जीरो है, उस टाइम पे आप जो भी खर्च करते हो उस खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, ए बार या सी बार कह सकते हो, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। ओके, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से क्लास आई कांस्टेंट लेंगे हम पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर। जब भी आई लेंगे, आई फॉर इन्वेस्टमेंट है और वो आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता लेवल ऑफ इनकम से। तो यहाँ आ गया आपका लेवल ऑफ इनकम, यह आ गया इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, लेवल ऑफ इनकम, और सी प्लस आई को करेंगे तो यहाँ पे क्लास एडी आ जाएगा। सो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो ये हो गया क्लास आपका आई, ये हो गया आपका सी, और इसको मिलाते हुए क्लास यहाँ आ गया आपका एडी। एडी जो है सी प्लस आई, दोनों लाइन पैरेलल है क्योंकि ये एडी और सी का जो डिफरेंस है वो आई है। यहाँ पे आएगा लेवल ऑफ इनकम या लेवल ऑफ आउटपुट। सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या हो गया, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता, सी कैन नेवर बी जीरो, इसलिए सी का थोड़ा सा ऊपर से बन रहा है। उसी तरीके से क्लास एडी भी कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि एडी के अंदर सी भी आ गया और आई भी आ गया, इसीलिए और ऊपर से बनता है। सो ऑटोनोमस कंजप्शन कौन सा होता है, वो कंजप्शन जब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन की जा रही है। और उसके लिए सोर्स कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, पास्ट सेविंग्स और बोरोइंग्स आर द मेन सोर्स ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन। यानी कि पास्ट सेविंग, आपने पहले कुछ बचा रखा होगा या आपने किसी से उधार ले रखा होगा, उन दोनों को क्लास हम जोड़ दें, अगर हम देखें वो दोनों सोर्स होता है आपका ऑटोनोमस कंजप्शन का। डन, चलो। अच्छा, अब अगर हम क्लास एडी के स्केड्यूल की बात करें तो आप आराम से, डायग्राम तो मैंने आपको दिखा दिया बना के, अगर मैं स्केड्यूल की बात करूं तो आराम से सी प्लस आई कर सकते हो, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई। ये आ गया क्लास आपका वाई, और ये सी प्लस आई, सी और आई अगर आप दोनों को जोड़ दोगे सी प्लस आई तो ये आपका एडी आ जाएगा। तो यहीं पे आप बना लो सी प्लस आई एडी, एडी इक्वल टू सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट आपका आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड। ओके, ये आपका आ गया एग्रीगेट डिमांड, सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको सिखाता हूँ वाई जब भी आप लोगे ना कांस्टेंट रेट से बढ़ाते हुए लोगे। इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो वाई लाइन होता है उसी को एएस लाइन बोलते हैं और वो 45 डिग्री से बनता है। क्यों बनता है सब आगे बताऊंगा। ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इस चैप्टर दिक्कत है, लेकिन सच बताऊं तो ये बहुत नॉर्मल सा चैप्टर है, कोई बहुत ज़्यादा टफ इसमें चीज़ है नहीं। हाँ, आपने अगर उसको टफ मान लिया पहले से तो टफ लगेगा आपको, मे बी अच्छा एक्सपीरियंस ना हो इस चैप्टर के साथ, टीचर ने आपको अच्छे से नहीं समझाया हो तो आपको टफ लग सकता है, बट मेरे हिसाब से चैप्टर बिल्कुल मॉडरेट लेवल का चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, बिल्कुल मीडियम लेवल का चैप्टर है और बहुत सिंपल है। न्यूमेरिकल इसके नेशनल इनकम से भी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत कन्फ्यूजन नहीं होता। न्यूमेरिकल 3 नंबर तक का पूछा जाता है और बाकी 9 नंबर तक की इसमें से थ्योरी आएगी, राइट। चलो, तो मैंने आपको डायग्राम तो समझा ही दिया, अपनी कॉपी में डायग्राम जरूर बनाना पड़ेगा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। जितने भी देखो यही एक चैप्टर है जिसके अंदर ग्राफ है, डायग्राम्स हैं, तो प्लीज इनको आप फ्री हैंड से बना लेना, स्केल पेंसिल लेके अच्छे से और प्रैक्टिस कर लेना। हालांकि बिफोर एग्जाम मैं तुम्हें सारे के सारे डायग्राम की एक वीडियो दे दूंगा जिसमें पूरा का पूरा डायग्राम जो भी कवर हो सकता है मैक्स टू मैक्स वो सब मैं बना के दिखाऊंगा, बट बिफोर एग्जाम। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल आप आराम से इसी से बना सकते हो। एडी का शेड्यूल बनाते हैं। सी, देखो आपको सी जो लेना है ना वो आपको सी कैसा होता है, डायग्राम देखो ना, आप डायग्राम देखो, सी क्या है, बढ़ता जा रहा है। अगर आपकी जीरो है इनकम तो भी सी कुछ ना कुछ है, तो हम मान लेते हैं सी क्लास 50 है, सी कंजम्पशन 50 है, उसके बाद क्लास मान लो 80 है, उसके बाद क्लास मान लो 50 के बाद आपका 90 ले लो, चलो वो सही रहेगा, चलो 80 भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं। 80 के बाद है क्लास यहाँ पे 100 ले लो, 100 के बाद है क्लास आपका ले लो 115, 115 के बाद ले लो 120,
फिर 122। इस तरीके से कंजप्शन जो है वो आप धीरे 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 बढ़ाते चले जाओ। ओके, अब इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाते चले जाना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बढ़ाते चले जाना है। कोशिश करना कांस्टेंट रेट से ना बढ़ाओ, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उसी कांस्टेंट रेट से हमारी कंजप्शन नहीं बढ़ती, हम फिर बचाने ज्यादा लग जाते हैं। जब पैसा ज्यादा आता है ना तो खर्च जो खर्च तो हम बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अमीर तभी बनेंगे जब हमारी बचत बढ़ेगी। तो इसीलिए क्लास देखो 50 से 80 30 का गैप है, फिर 80 से 100 जो है वो 30 का गैप नहीं है, 20 का गैप है, फिर 100 से 115 15 का गैप है, फिर ये 5 का गैप है, फिर ये 2। तो धीरे धीरे भैया देखो, मान लो आप 400 कमा रहे थे, 120 खर्च कर रहे थे, तो अभी भी 120 आप अच्छा खर्च कर रहे हो, फिर आप 500 कमा रहे हो, तो फिर आप क्या खर्च करोगे एक्स्ट्रा पहले से। भैया इंसान संपूर्ण है, मुकेश अंबानी जो है वो अभी जो भी कमा रहे हैं खा रहे हैं, कल को उनकी नेटवर्थ 3-4 हजार करोड़ से बढ़ जाएगी तो वो क्या बढ़ाएंगे कंजप्शन में, ऑलरेडी सब कुछ है भैया, वो क्या बढ़ाएंगे और कंजप्शन में, मुझे बताओ। तो इसीलिए क्लास सी जो है वो इस तरीके से चल रहा होता है। इन्वेस्टमेंट आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, कोई भी फिगर आप इन्वेस्टमेंट में ले सकते हो। मान लेते हैं क्लास कि मैं इन्वेस्टमेंट जो है वो ले लेता हूँ क्लास मान लो 60, तो आप 60 सब में ले लो, कांस्टेंट ले लो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते थे, 50 ले सकते थे, 40 ले सकते थे, 80 ले सकते थे, 100 ले सकते थे। सी प्लस आई, और आपको डायग्राम जो बनाना है उसमें इसको प्लॉट नहीं करना, डायग्राम आपको सिंपल ऐसे बनाना है नॉर्मली, हाँ, लेकिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से भरा हुआ होना चाहिए सब चीज। एडी सी प्लस आई 6 5 11 और 8 6 14 हो गया, 160 हो गया, और ये हो गया 175, और ये हो गया 180, और ये हो गया 182, खत्म। तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, स्केड्यूल हो गया, डायग्राम हो गया। अब आते हैं एग्रीगेट सप्लाई। साल भर की जितनी भी सप्लाई है उसे बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। साल भर में प्रोड्यूसर ने जो भी सप्लाई की है, इट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल है, साल भर में जितनी भी सप्लाई हो रही है वो एग्रीगेट सप्लाई है। कंपोनेंट दो होते हैं, कंजप्शन प्लस सेविंग्स। अगर मैं आपको सेविंग्स की बात करके दिखाऊं तो सेविंग्स शुरू में होता है माइनस, फिर होता है जीरो, और फिर होता है प्लस। देखो ये वाई है, ये सेविंग है, नीचे हमेशा क्या लिखोगे। स्कूल में लगभग क्लास ये पूरा आधा महीना ले जाता है चैप्टर, और मैं आपको वन शॉट में करा के दे रहा हूँ। तो अगर किसी बच्चों को लगे कि सर फास्ट करा रहे हैं तो ये वन शॉट रिवीजन है, ओके, तो इसको ऐसे ही करेंगे तभी आपको मजा आएगा। अगर मैं धीरे धीरे पढ़ाने लगा तो ऐसा लगेगा वही वाली वीडियो देख रहे हो आप मेरी पुराने वाली, ओके। चलो, तो मैंने आपको दिखाया कि भाई इनिशियल लेवल पे देखो, सीधी सीधी बात है, अभी मेरी नई नई जॉब लगी है, क्या मुझे इतना पैसा मिल जाएगा मैं बचत करूंगा? नहीं। अभी मेरे अपने बिजनेस में मुझे जो भी काम कर रहा हूँ मुझे इतना मिलेगा कि भैया मैं घर से पैसा लगाना पड़ेगा। शुरू में क्या होता है कि आपके पास बचत नहीं होती, अब घर से पैसा लगाना पड़ता है। नया दुकान, नया बिजनेस जब आप खोलते हो तो आपको घर से पैसा लगाना पड़ता है। धीरे 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 ऐसे हालात आती है कि जो कमा रहे हैं वो खर्च कर रहे हैं, अपने घर से कुछ नहीं लगाना, फिर धीरे धीरे और अच्छा होने लग जाता है कि फिर कुछ बचने लग जाता है। तो शुरू में हमारा सेविंग्स माइनस में होता है, मतलब सेविंग्स कर कुछ नहीं रहे, सेविंग्स पुरानी और खत्म कर दे रहे हैं। फिर सेविंग जीरो होता है, फिर सेविंग पॉजिटिव होता है। वैसे जहां पे सेविंग जीरो होता है उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं क्लास? ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे सेविंग्स क्या होता है, जीरो। तो इनिशियल स्टेज पे सेविंग माइनस, फिर जीरो, फिर प्लस। ये सेविंग का डायग्राम है, ये क्लास आपके सेविंग्स का डायग्राम है। तो जो एएस का फॉर्मूला है वो है कंजप्शन प्लस सेविंग। कंजप्शन, सी फॉर कंजप्शन, वही इनकम का वो हिस्सा जो खर्च कर दिया वो कंजप्शन, इनकम का वो हिस्सा जो बचा लिया वो सेविंग्स। तो एएस का फॉर्मूला हो गया सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग्स। अच्छा देखो, एक और फॉर्मूला भी होता है, इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। वाई से इनकम, वाई फॉर इनकम, पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी मैं कैपिटल में वाई लिखूंगा वाई फॉर इनकम है, सी प्लस एस यानी कंजप्शन प्लस सेविंग्स। तो वाई जो है वो कंजप्शन प्लस सेविंग्स है, एएस जो है वो भी कंजप्शन प्लस सेविंग्स है। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो जो एएस है वो भी वाई के बराबर है, जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी नेशनल इनकम यानी कि वाई के बराबर है। भाई देखो, अगर आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल होगा। तो आपको यहाँ पे 4 फॉर्मूले अभी हम लोग कर चुके हैं, 4 फॉर्मूले। तो बताओ क्लास कौन कौन से फॉर्मूले हमें याद हो गया है? पहला एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, एएस का फॉर्मूला सी प्लस एस, वाई का फॉर्मूला भी इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग्स। जो हमारी इनकम है वो किसके बराबर होगी? कंजप्शन प्लस सेविंग्स के। अगर आरएचएस इक्वल है तो एग्रीगेट सप्लाई यानी कि आउटपुट, और वाई मतलब इनकम, आउटपुट और इनकम दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। एएस इज इक्वल टू वाई। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा सुनो, अभी हमने इसका जो है वो देखा है, हमने सिर्फ इसका स्केड्यूल मतलब कि सेविंग्स का हमने देखा डायग्राम, बट हम पूरा का पूरा देखेंगे। अभी ये बहुत अच्छे से बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये वाई है, ये सी प्लस एस, और ये हो गया ए एस, ठीक है। तो वाई को ले लो 0, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने वाई ले लिया है, और आपको पता है कि जो वाई है वही ए एस के बराबर होता है। तो आप यहाँ लिख दो 100,
200, 300, 400, 500। जो y है वही as है, तुम नहीं भी लिखोगे तो भी ये उतना ही आना है। अब मैं c ले रहा हूँ, ठीक है, अब मैं कंजप्शन लूंगा। तो आप मुझे बताओ क्लास की मैं कंजप्शन कितना लूँ? अगर मेरी इनकम 0 है तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन करूंगा। मान लेते हैं क्लास 50, फिर मैं 100 का 100 कंजप्शन कर रहा हूँ मान लो, फिर आपका हो गया मान लो 140 कंजप्शन हो गया, फिर 140 के बाद कंजप्शन हो जाएगा 190, 140 हो गया नहीं, 140 के बाद 170, 140 के बाद 170, 170 का 190, फिर आ गया 200, राइट। तो मैंने अपनी तरफ से क्लास देखो सी ले लिया, कंटिन्यू सी को बढ़ाता हुआ लिया है, कंटिन्यू सी जो है बढ़ रहा है। अब अगर मुझे मेरी इनकम 0 है, मेरी कंजप्शन है 50, तो मेरा सेविंग कितना होगा मुझे बताओ? मेरी इनकम 0 है, मैं कुछ नहीं कमा रहा और मैंने कंजप्शन किया 50, तो मेरी बचत कितनी है? -50। भाई इनकम में से कंजप्शन घटाओगे सेविंग्स निकलेगा, इनकम है 0, कंजप्शन है 50, तो सेविंग कितना आएगा? -50। 100 - 100 0, 240। अब देखो आपको पता होना चाहिए y = c + s, तो s निकालने के लिए y में से c घटाओगे, तो 240, 200 - 140 कितना आएगा? 60, 300 - 170 आएगा 130, 400 - 190 तो कितना आएगा? 210, 500 - 200 300 आ जाएगा ये, ओके। तो आप देखो c + s को जोड़ो, c + s को जोड़ो, वही as आएगा, वही y है, तो ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ध्यान रखना क्लास समय दो आप इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है। मैं भले ही आपको 1 शॉट के अंदर खत्म करूंगा, बट एटलीस्ट 2 to 3 डेज, एक दिन न्यूमेरिकल 2 दिन थ्योरी, आराम से टाइम दो इसको, डायग्राम बनाओ, कॉपी में प्रैक्टिस करो, उन लैंग्वेज में लिखो, मेरे नोट्स को फॉलो करो, आराम से आपका हो जाएगा। c + s आ गया as। अब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगा इसको, मेरे साथ साथ आ जाओ, बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया क्लास x एक्सिस, x'0, y', ठीक है। ध्यान से सुनना सब बच्चों, जो एग्रीगेट as है वो हमेशा c + s, ठीक है। मैं एक लाइन खींचता हूं, आप इतना दिमाग में फिलहाल सेट कर लो कि जो as है वो 45 डिग्री से बनता है। मेरी बात मान के सेट कर लो कि सर ने बोल दिया, ठीक है मान लिया। जब भी तुम as बनाओगे, ये as है और आप सबको पता है कि as ही y के बराबर होता है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, y मतलब इनकम यानी कि नेशनल इनकम। तो ये as आया कैसे? c + s, तो आपको c बनाना है, राइट। c + s, तो c बनाते हैं। तो ये जो c बनेगा क्लास कुछ इस तरीके से बनेगा c, ये आपका c। मान लेते हैं क्लास कि आपने जितना गैप यहाँ पे लिया है, ये आ गया आपका c, ठीक है, ये आ गया c। अब मुझे सेविंग्स बनाना है, अब मुझे क्या बनाना है? सेविंग्स। तो यहाँ पे एक बात छोटी सी ध्यान रखना सब बच्चे, पहले देखो y और c जहां बराबर होता है ना, y और c, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। भाई मेरी बात सुनो, यहाँ पे y और c दोनों आपस में बराबर है, तो s कितना होगा? 0। भाई मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, 100 रुपए खर्च कर रहा हूँ, इसी को तो कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, कुछ नहीं बचा रहे। कई बार दुकानदारों के मुंह से सुना होगा आपने, भैया देखो यार ये शर्ट जो है वो हम लाए थे 800 रुपए की, 800 की ही आपको बेच रहे हैं, तो 800 का खरीदा, 800 का बेचा, बचा कुछ नहीं रहे भैया, हमें अपने कॉस्ट दे दो बस, जो हमारी लागत है जितने की खरीद है वो दे दो बस आप हमें, है ना। हालांकि वो झूठ होता है, लेकिन क्लास इस तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे क्लास इनकम कंजप्शन के बराबर है, यानी कि उस पॉइंट पे सेविंग्स जो है हमारी 0 है। एट ब्रेक इवन पॉइंट इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन एंड सेविंग इज इक्वल टू 0। अब ध्यान समझना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे ध्यान से देखो, आपको जब भी इसका डायग्राम बनाओगे ना मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं कैसे बनाना है, ओके। इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे जहां ये पॉइंट है ना, बिल्कुल ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ, तो जब आप सेविंग्स को बनाओगे, जब आप सेविंग्स को बनाओगे, ये सेविंग यहीं से पास होगा, क्योंकि ये लाइन 0 है, यहाँ सेविंग 0 है, यहीं से पास होगा। अब आप ये गैप देखो, यहाँ जितना गैप है, मान लो यहाँ 20 है, तो अगर यहाँ 20 है तो यहाँ भी -20 होना चाहिए, यानी कि -a बार। भैया अगर मेरी इनकम 0 है, मैं 100 खर्च कर रहा हूँ, तो मेरी सेविंग भी तो क्या होगी? माइनस का 100 ही होगा। फिर आपको एक लाइन यहाँ से निकालना है, कोई डिग्री नहीं बनाना है इसके पीछे, बस आपको यहीं से नहीं, जितना गैप ऊपर उतना ही गैप नीचे, और यहां से एक लाइन निकालना है, ये आपकी सेविंग लाइन हो गई। और ये जो डायग्राम बन गया आपका as हो गया, as इज इक्वल टू c + s, तो c + s हो गया as। आगे बात समझ।
तो एग्रीगेट सप्लाई का देखो कितने सुंदर तरीके से डायग्राम बनाया है, लेकिन नीचे जरूर लिख देना कि ये किस चीज का है। नीचे लेवल ऑफ इनकम, इनकम को आउटपुट बोलते हैं बिकॉज आउटपुट का मतलब एएस, इनकम मतलब वाई, और आउटपुट और इनकम एएस और वाई दोनों आपस में बराबर होते हैं। डन। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जहां वाई सी के बराबर है उसी कोरस्पॉन्डिंग लेवल पे एस जीरो होना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं उसको। इतना गैप यहाँ ए बार अगर 20 है तो माइनस ए बार जो है वो -20 होगा। यानी कि अगर मेरी इनकम जीरो है और अगर मेरी इनकम जीरो है, कंजप्शन 50 है, तो मैं जो सेविंग्स होगा वो -50 होगा। अगर इनकम जीरो है, कंजप्शन 50 है, तो जो सेविंग्स होगा वो क्या क्लास होगा आपका -50। डन। चीजें हो गई क्लास, यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई। चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपको जो बात का ध्यान रखना है, इसके बाद जो चीजें आपको देखनी है वो क्या है, ध्यान से देखना। एएस 45 डिग्री से क्यों होता है? कई बार मुझे बोलते हैं बच्चे, सर एएस 45 डिग्री से क्यों होता है, राइट? एएस जो है वो 45 डिग्री से क्यों होता है, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो 45 डिग्री से क्यों होता है? तो मैं आपको रीजन दे रहा हूं, ध्यान से देखो। आप चाहो तो लिख सकते हो सी और एस, ठीक है। यहाँ क्या आता है, लेवल ऑफ इनकम, यहाँ आप लिख सकते हो लेवल ऑफ इनकम। ये हो गया एएस, ठीक है, 45 डिग्री। मेरी बात समझना, ये जो लाइन है ना, ये इन दोनों से, देखो लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट, तो यहाँ पे आप जितने भी पॉइंट लोगे ना, ये इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट पे होंगे, राइट, इक्वी डिस्टेंट पे। यानी कि ये जो y है, यहां से यहां तक क्या है क्लास, y है, और यहां से यहां तक क्या है, c प्लस एस। तो हमेशा जो y है वो c प्लस एस के बराबर होगा। यहां से यहां तक क्या है, c प्लस एस, यहां से यहां तक क्या है क्लास, y। तो जो आपका y है वो हमेशा c प्लस एस के बराबर होगा। किसी भी पॉइंट में जो y है, यहां से यहां तक y है, यहां से यहां तक c प्लस एस है। तो एएस के ऊपर, एएस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस से इक्वी डिस्टेंट होते हैं। आप कह सकते हो कि ये जो एएस लाइन है ये बाइसेक्ट करेगा इस 90 डिग्री एंगल को, इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई हमेशा 45 डिग्री से ही बनता है, क्योंकि जितने पॉइंट होते हैं क्लास वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं। इक्वी डिस्टेंट मतलब दोनों से दूरी जो है वो बिल्कुल बराबर है। यहां से यहां तक बराबर है, यहां से यहां तक बराबर है, फिर यहां से यहां तक बराबर है, यहां से यहां तक बराबर है। सो y बराबर क्यों है, क्योंकि y जो है वो किसके सम के बराबर होता है, c प्लस एस। यहां से यहां तक जो है पूरा का पूरा, मान लो यहां से यहां तक 50 है, तो क्लास यहां से यहां तक भी नीचे 50 है। तो आप अगर देखोगे ना, देखो मान लो मैं लाइन खींच दूं, यहां से ये 50 है, यहां से भी क्लास मान लो ये 50 है, तो यहां से निकाल, तो ये जो बीच से निकलेगा ना क्लास, ये आपका 45 डिग्री ही होगा। तो इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई हमेशा 45 डिग्री से बनता है। ओके, चलो एएस हो गया हमारा, एडी हो गया, और कुछ फॉर्मूले भी हमको लर्न हो गया, स्केड्यूल भी सीख लिया हमने, डायग्राम भी सीख लिया। वाई एएस 45 डिग्री ये भी हो गया। अब आते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। सुनो मेरी बात, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट के दो अप्रोच है। इकोनॉमी तभी इक्विलिब्रियम में आएगी जब एडी एएस के बराबर होगा या जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। दो अप्रोच होते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को स्टडी करने के लिए। पहला होता है क्लास आपका एडी एएस अप्रोच, दूसरा होता है एसआई अप्रोच। अंडर एडी एएस अप्रोच एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एडी एएस अप्रोच में कोई भी इकोनॉमी तभी इक्विलिब्रियम में आएगी जब एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होगा, जब एग्रीगेट डिमांड बराबर होगा एग्रीगेट सप्लाई के। जबकि एसआई अप्रोच में कोई भी इकोनॉमी तभी इक्विलिब्रियम में आएगी जब एसआई के बराबर होगा। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस। सो अगर एडी एएस के बराबर है तो यानी कि सी प्लस आई सी प्लस एस के बराबर है। सी कट गया, सॉरी सी कट गया, सी कैंसिल होगा, सी और सी कैंसिल होगा, तो S जो है वो अपने आप ही किसके बराबर होगा, S जो है वो I के बराबर आ जाएगा। तो अब हम डायग्राम बना के देख लेते हैं एडी की। डायग्राम बहुत सारे हैं इस चैप्टर में, तो डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आराम से डायग्राम बना के देखेंगे। एडी एएस अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, राइट, एडी एएस और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एडी एएस और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ये हो गया एडीएएस अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो एडीएएस अप्रोच में एडीएएस के बराबर होना चाहिए। तो आप सबको पता है एएस तो 45 डिग्री से है, राइट, और ये आपका एडी आ गया। तो जहां एडीएएस के बराबर है वो इक्विलिब्रियम है। ये जो पॉइंट है ये आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट, और ये आएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इसको बोलेंगे
फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग काम करने के लायक हैं, उनके पास काम है, यानी कि इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट में है। दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क दे गेट वर्क। सी प्लस आई से बेहतर है यहाँ लिखो ए डी और ए एस, यहाँ नीचे लिखो लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम एक्स वाई। ओके, तो एडीएएस के जब बराबर होगा तब इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में आएगी। अच्छा, अब ऐसा ही अप्रोच में सेम यही चीज को अगर हम डिस्कवर करें तो एस आई के बराबर आएगा लेवल ऑफ इनकम, एस आई के बराबर। तो आई तो कांस्टेंट लेते हो, सेविंग्स माइनस है फिर जीरो, तो ये पॉइंट आपका हो गया इक्विलिब्रियम। आप अगर इसी के नीचे ये बनाते, ध्यान रखना, अगर इसी के नीचे बनाते तो ई के नीचे ही यहां से ये लाइन ऊपर से आ जाती ई पॉइंट पे। भैया एडीएएस के बराबर है तो एस भी तो आई के बराबर है, तो वो सेम ही तो रहेगा। तो इस तरीके से क्लास आप एडीएएस अप्रोच और एसआई अप्रोच का डायग्राम बना सकते हो। एडीएएस अप्रोच में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आती है जब एडीएएस के बराबर होता है, और एसआई अप्रोच में इकोनॉमी तब इक्विलिब्रियम में आती है जब एसआई के बराबर होता है। और ये जो पॉइंट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम है, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है ई से, ये इक्विलिब्रियम है। और ये क्लास क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम। सेविंग्स शुरू में माइनस है यानी कि डिस सेविंग्स, फिर सेविंग जीरो है, फिर सेविंग जो है वो प्लस है। ओके, चलो, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में ऐसा अप्रोच का काफी बार पूछा जाता है। अगर एडीएस से ज्यादा है तो क्या होगा? भाई देखो, एडीएस के बराबर है इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है, बट व्हाट हैपन इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस? अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा? बेटा अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, अगर लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि आपके पास माल कम पड़ा हुआ है, लोगों की डिमांड ज्यादा है, उनकी डिमांड को आप पूरा नहीं कर पा रहे। अगर आप चाहते हो उनकी डिमांड को पूरा करना तो आप प्रोडक्शन को बढ़ा दो। यानी कि when AS is less than AD, यानी कि AD is more than AS, flow of goods and services in economy tends to be less than their demand। तो डिमांड से कम फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए? नीड टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, क्योंकि होल एग्जिस्टिंग स्टॉक सोल्ड आउट एंड प्रोड्यूसर वुड सफर लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, क्योंकि सारा माल बिक चुका है और प्रोड्यूसर को अनफुलफिल्ड डिमांड का लॉस होगा। अच्छा, क्या होगा अगर AS ज्यादा है? तो अगर सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, लोग सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड लोग नहीं कर रहे, तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन में कटौती करनी पड़ेगी। लोग डिमांड नहीं कर रहे, आप ज्यादा सामान बनाओगे, फंस जाओगे, आपका माल जो है वो नहीं बिकेगा। व्हेन AS इज मोर देन AD, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी टेंड्स टू एक्सीड देयर डिमांड, एज अ रिजल्ट सम ऑफ द गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड। भैया लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, आप सप्लाई बढ़ा रहे हो, आपका कुछ माल नहीं बिकेगा, तो अनवांटेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन में कट करना पड़ेगा, कटौती करना पड़ेगा और क्लास कम करना पड़ेगा। क्या? ताकि AS को कम करना पड़ेगा, ताकि बाद में वो AS AD दोनों आपस में बराबर हो जाएं। अच्छा, सेविंग अगर इन्वेस्टमेंट के बराबर है, और पहली बात जब भी मैं बोलता हूं सेविंग्स तो ये कौन सी सेविंग्स होती है क्लास? प्लान सेविंग्स। और जब भी मैं बोलता हूं इन्वेस्टमेंट तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है क्लास? प्लान इन्वेस्टमेंट। तो S अगर I के बराबर है तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर S ज्यादा है, सेविंग्स अगर ज्यादा है, इफ सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, अगर सेविंग्स ज्यादा है, अगर बचत ज्यादा है, अगर सेविंग्स ज्यादा है, तो आप प्रोडक्शन कम करो, क्योंकि लोग बचत बचा रहे हैं, लोग खर्च करने को रेडी नहीं, आप प्रोडक्शन कम करो। लेकिन अगर सेविंग्स कम है, सॉरी सेविंग्स अगर कम है, आप लोग सेव नहीं कर रहे, खर्च करने को रेडी हैं, तो आप प्रोडक्शन को बढ़ा दो। तो यही है, अगर सेविंग ज्यादा है, लोग पैसा बचा रहे हैं, तो आप प्रोडक्शन को कट करो। रिमेन्स अनसोल्ड एंड प्रोड्यूसर वुड हैव टू अनडिजायर्ड स्टॉक टू क्लियर देयर स्टॉक, द प्रोड्यूसर नाउ प्लान लेसर आउटपुट। तो अगर लोग बचा रहे हैं तो लेसर आउटपुट, और लोग अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, अगर लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं क्लास, तो प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा? नाउ प्लान हायर प्रोडक्शन, तो भैया प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो एडीएएस हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस डिमांड। ध्यान समझना, अगर एडीएएस के बराबर है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, बट व्हाट इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस, तो इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ये वो सिचुएशन है जहां एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। भैया अगर डिमांड ज्यादा कर रहे हो, दुकानदार के पास माल कम है, आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो, दुकानदार महंगाई बढ़ाएगा, इन्फ्लेशन होता है। अब इस इन्फ्लेशन को हम लोग कंट्रोल भी करेंगे और उसके मेजर्स को देखेंगे किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। ओके, अच्छा एक चीज और, ये कॉजेज क्या क्या हैं, पहले मैं आपको दोनों चीज समझाऊंगा। पहले एक्सेस डिमांड समझ आ गया, आप डेफिशिएट डिमांड जहां पे एडी कम है। देखो एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है जहां एडी ज्यादा है
और डेफिशिट डिमांड वो सिचुएशन है जहां एडी कम है। एक्सिस डिमांड में इन्फ्लेशन होता है, एक्सिस डिमांड के अंदर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है, जबकि डेफिशिट डिमांड के अंदर डिफ्लेशन है, यानी कि मंदी है, यहाँ पे सामान सस्ता हो रहा है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो सस्ता होता चला जा रहा है। आप नहीं खरीदोगे तो क्या करेगा दुकानदार, आपको क्या करेगा, सस्ता बेचेगा। ओके, तो एक्सिस डिमांड में इन्फ्लेशन होता है, डेफिशिएंट डिमांड में डिफ्लेशन होता है, और इन दोनों के कारण क्या क्या है आप मुझे बताओ। आप एडी के कंपोनेंट बताओ, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। इस तरीके से आपको एकदम फर्राटेदार याद होना चाहिए। अगर आप चाहो तो हो सकता है सुबह उठो, बार बार इसको लर्न करो, बार बार लिखो, बार बार रन करो, बार बार लिखो, एक चैप्टर याद हो गया दूसरे पे आओ, फिर दोनों को याद करो। मैंने इसको पूरा समेट दिया एक के अंदर कि एक ही यूनिट है, तोड़ तोड़ के याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए इससे बाहर नहीं जाएगा, ना आज तक गया। एक्सेस डिमांड के कॉजेज क्या क्या है? अगर प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एक्सेस डिमांड घटेगा, तो डेफिसिट डिमांड, ये बढ़ेगा एक्सेस डिमांड घटेगा, डेफिसिट डिमांड बढ़ेगा, एक्सेस डिमांड घटेगा, डेफिसिट डिमांड। सरकार के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, एक्सेस डिमांड घटेगा, डेफिसिट डिमांड। नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सेस डिमांड, नेट एक्सपोर्ट घटेगा, तो डेफिसिट डिमांड। और अगर टैक्स रेट बढ़ता है, अगर टैक्स रेट बढ़ गया, मान लो सरकार टैक्स, तो डेफिसिट डिमांड, लोग डिमांड कम करेंगे। टैक्स रेट कम हो गया तो लोग डिमांड क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। सब्सिडी देंगे तो लोग डिमांड बढ़ाएंगे। तो यार ये 5 रीजन आई थिंक इनफ है। अगर आप इन पांचों कंपोनेंट को याद कर चुके हो, 5 के 5 कंपोनेंट कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ, ये पांचों के 5 कंपोनेंट अगर आपको ये याद है तो एक्सेस डिमांड का रीजन इनको बढ़ा दो, 5 लाइन में लिख दो, डेफिसिट डिमांड इन सबको कम कर दो, खत्म। इतनी चीजों में खत्म हो जाएगा आपका, राइट। चलो, एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई, ये तो हमने सीख लिया है, लेकिन हमें इसका डायग्राम भी बनाना है। तो आ जाओ बनाते हैं एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड का डायग्राम। सुनो, पहले हमें मेन डायग्राम जो है हमारा वो बनाना है। ये हो गया एएस जो कि 45 डिग्री से है, ये हो गया एडी, और जहां एडी एएस बराबर है वो इक्विलिब्रियम है। ये पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट का। पहले हमें मेन डायग्राम बनाना है ऐसे ही, एक्स 0 वाई एडी एएस, नीचे आएगा लेवल ऑफ इनकम या लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब सुनना जरा, अब सुनना समझना। एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स, तो नया आ गया एडी डैश। तो जहां नया डिमांड सप्लाई को कट करेगा वो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं एक्सेस एम्प्लॉयमेंट, मतलब देश की कैपेसिटी से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इसको बोलेंगे एक्सेस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इसको बोलेंगे एक्सेस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और एक्सेस एम्प्लॉयमेंट। और दोनों एडी के जो ये बीच का गैप है, दोनों एडी के जो बीच का गैप है, इस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इस गैप को क्या बोलेंगे क्लास? इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, दोनों एडी के बीच का गैप। बनाओ फटाफट, डायग्राम को कंप्लीट करो। नीचे लेवल ऑफ इनकम, वहां पे क्लास आएगा एडीएएस, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और एक्सेस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ क्लास? इन्फ्लेशनरी गैप हो गया और यहाँ पे एक्सेस एम्प्लॉयमेंट, ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो यानी कि अगर आप डिमांड को बढ़ाओगे तो महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा, और ये दोनों के बीच का गैप शो कर रहा है कि ये इन्फ्लेशन है, और दोनों एडी के जो बीच का गैप है इस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। दोनों एडी के बीच का जो गैप है उसे बोलेंगे आपका इन्फ्लेशनरी गैप। डन? कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ क्लास? यहाँ तक सारी चीजें डन है, ठीक है। अब इस इन्फ्लेशनरी गैप का जो डेफिनेशन आप कह सकते हो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये जो इन्फ्लेशनरी गैप है इसका जो डिफरेंस है, इन्फ्लेशनरी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन ए डी डैश माइनस ए डी। तो ये जो डिफरेंस है किस किस का डिफरेंस है? ए डी डैश माइनस ए डी। आप ए डी डैश में से ए डी घटा दोगे तो क्लास आपका आ जाएगा क्या? इन्फ्लेशनरी गैप। आगे बात समझ? चलो अब समझना मेरी बात। अगर हम डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम बनाएं, अगर हम डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम बनाएं तो डेफिशिएंट डिमांड का भी डायग्राम बना सकते हैं। उसमें एडी ऊपर था, इसमें एडी को नीचे करना पड़ेगा। यहां लिखो लेवल ऑफ इनकम। एक्सेस डिमांड में एडी ज्यादा। देखो जब भी डायग्राम बनाने का मौका है पीछे मत हटना, डायग्राम जरूर बना देना, उससे बहुत इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ये हो गया ए एस, वाई होता है ए एस, कितने डिग्री से बनेगा?
45, ई पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, और इसको बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अगर एडी डेफिशिएंट डिमांड में एडी नीचे आएगा, डेफिशिएंट डिमांड में एडी नीचे आएगा, तो जो ये आएगा ई डैश, दोनों एडी के जो बीच का गैप है, दोनों एडी के जो बीच का ये गैप है, इस गैप को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, यानी कि एडी माइनस एडी डैश, एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट माइनस एडी एट, ये होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसको बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, और ये जो पॉइंट है अंडर एम्प्लॉयमेंट, अच्छा ये तो हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, लेकिन जो ये वाला पॉइंट है इसको बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आ गया लेवल ऑफ इनकम, ये आ गया एडी और एएस। तो यार इस तरीके से देखो आप इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप का अच्छे डायग्राम बनाओगे। एक क्वेश्चन तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ जो पेपर में आएगा, खुशी होगी आपको जान के कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। इन्फ्लेशनरी गैप क्या है वो डायग्रामेटिकली बनाओ, और इसे कंट्रोल कैसे करना है उसको मॉनेटरी और फिस्कल मेजर से बताओ, जो हम पढ़ेंगे अभी। डिफ्लेशनरी गैप क्या है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा मॉनेटरी फिस्कल मेजर से, वो आपको बताना है। या डिफ्लेशन क्या है, डेफिशिएंट डिमांड क्या है, डायग्राम के थ्रू बताओ उसे कंट्रोल कैसे करेंगे। तो यानी कि एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, और उसे कंट्रोल कैसे करेंगे मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से, ये क्वेश्चन पेपर में आना है, आना है, आना है, लिख के रख लो आप। राइट, चलो सारे डायग्राम उम्मीद है आपने बना लिया होगा, इन्फ्लेशन गैप डिफ्लेशन गैप समझ लिया आपने। अब इन दोनों इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन यहाँ बहुत मेन है, यह आएगा ही आएगा पेपर में। मेजर्स टू करेक्ट एक्सिस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड, एक्सिस और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे करेक्ट करें, मेजर्स टू करेक्ट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, मेजर्स टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप, मेजर्स टू करेक्ट एक्सिस एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक्सिस और अंडर एम्प्लॉयमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप को कैसे कंट्रोल करना है, या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को, या एक्सिस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड, सबका आंसर एक ही है। इसकी दो पॉलिसी है क्लास, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किसकी पॉलिसी है, आरबीआई की। फिस्कल पॉलिसी किसकी पॉलिसी है, गवर्नमेंट की। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी, उसके अंदर दो इंस्ट्रूमेंट है, पहला है क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्लास क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर चार इंस्ट्रूमेंट हैं, सबसे पहला है बैंक रेट या रेपो रेट, दूसरा है लीगल रिजर्व रेशियो यानी कि SLR एंड CRR, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई, और चौथा जो है वो है रिवर्स रेपो रेट। ओके, क्वालिटेटिव के अंदर क्लास 3 है, सबसे पहला है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, दूसरा है मोरल सुएजन, तीसरा है क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट रैशनिंग। तो आपके पास ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन या एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये तो थे मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन जो फिस्कल पॉलिसी है जहां पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का जिम्मा सरकार का है, तो उसके अंदर भी दो इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहला है गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी, और दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स, ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे 4 3 7 2 9 9 ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, 9 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे एक्सिस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड यानी कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनसे एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड कैसे कंट्रोल किया जाता है। राइट, चलो आओ जरा इस टॉपिक में कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम समझेंगे। ओके, सबसे पहला है बैंक रेट। भाई देखो, जो बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और भी बहुत डिफरेंस है, बट अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि हम पब्लिक हैं, हम पैसे लेते हैं किससे क्लास, कमर्शियल बैंक से उधार लेते हैं। तो हम कमर्शियल बैंक से जिस रेट पे उधार लेंगे उस रेट को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन कमर्शियल बैंकों का जो बैंक होता है वो होता है आरबीआई। हमारा बैंक तो कमर्शियल बैंक है, लेकिन कमर्शियल बैंक का
जो बैंक होता है उसको बोलते हैं आरबीआई। तो कमर्शियल बैंक किससे उधार लेता है? आरबीआई से। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट पे उधार लेगा उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? रेपो रेट। ध्यान रखना क्लास कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट पे उधार लेता है या आरबीआई कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे उधार देता है उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। लंबे समय के लिए है तो बैंक रेट, डे टू डे के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है तो उसको बोलेंगे क्लास क्या? रेपो रेट। डन। तो अगर मान लो कमर्शियल बैंक ने अगर हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो क्या किया जाएगा? आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगी। जैसे ही आरबीआई कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे लोन देगी, जैसे ही आरबीआई कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे लोन देगी, कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी महंगे रेट पे लोन देगी। तो बैंक रेट बढ़ेगा, बैंक रेट बढ़ेगा या रेपो रेट बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा लोग लोन कम लेंगे, और अगर लोग लोन ही कम लेंगे तो डिमांड भी कम करेंगे। अगर लोगों ने लोन ही कम लिया, लोगों को पैसा ही कम मिला तो लोग जो डिमांड करेंगे वो भी कम करेंगे। यानी कि आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा के, आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा के इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकती है। टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड। और अगर डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करेगी? बैंक रेट को कम कर देगी। जैसी बैंक रेट कम करेगी आरबीआई कमर्शियल बैंक को सस्ते रेट पे लोन देगी और कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी सस्ते रेट पे लोन देगा। जैसी बैंक रेट कम हो जाएगा तुरंत ही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। यानी कि कमर्शियल बैंक पब्लिक को सस्ते रेट पे लोन देगी तो पब्लिक लोन ज़्यादा लेगी, और पब्लिक को पैसा मिला तो पब्लिक क्या करेगी? डिमांड करेगी। लोन का डायरेक्टली डिमांड के साथ रिलेशनशिप है। लोन जैसे मिलने लग जाता है लोग डिमांड करते हैं उस पैसे से, लोन जैसे मिलना बंद लोग डिमांड करना कम कर देते हैं। तो यानी कि बैंक रेट और रेपो रेट से एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल किया जा सकता है। इसे आप लैंग्वेज में अपने अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। दूसरा है सीआरआर, इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक इनिशियल डिपॉजिट, जैसे ही बैंकों के पास जमा पूंजी आती है, पैसा आता है, उस डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे देती है जिसको बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट अपने ही पास रखती है लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, ताकि इमरजेंसी में, मुसीबत के टाइम पे क्लास हमें पैसों की जरूरत पड़े तो क्लास हम इस पैसे से पेमेंट कर सकें। मान लो किसी ने जमा किया आज 1 लाख रुपए और हमने किसी और को उठा के लोन दे दिया, राइट? अब अगले दिन पैसा मांगने आ गया, वो कहां से देंगे? तो इसीलिए अपने पास हम एसएलआर मेंटेन करते हैं और दोनों को मिला के कहा जाता है लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल इसलिए क्योंकि ये कंपलसरी है। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो ये एलआरआर को बढ़ा देते हैं। जैसे ही सीआरआर एसएलआर बढ़ेगा तो लोन क्या जाएगा? जैसे ये लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो लोन क्या हो जाएगा? कम। और जैसे ही लोन कम जाएगा तो डिमांड भी कम होगा और कंट्रोल क्या हो जाएगा? एक्सेस डिमांड। और जैसे डेफिशिएंट डिमांड होती है इसको कम कर दिया जाता है। जैसे एलआरआर कम होगा तो लोग लोन लेंगे ज़्यादा, लोगों को ज़्यादा पैसा लोन मिल पाएगा, और लोन ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा। मैं आपको डीपली समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? मान लो किसी ने 1000 रुपये जमा किया और एलआरआर है 10%, मान लेते हैं, हालांकि रियल लाइफ में 10 नहीं है, ज़्यादा ही है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि ये एलआरआर 10% है, यानी कि सीआरआर एसएलआर को मिलाकर 10% है। तो 1000 का 10% कितना एलआरआर मेंटेन हो जाएगा? 100। यानी 100 रुपए ब्लॉक हो गया जो बैंक किसी को लोन नहीं दे सकता। अभी आपने 1000 रुपए जमा किया बैंक में तो बैंक किसी को 1000 लोन नहीं दे सकता। बैंक सीआरआर मेंटेन करेगा, वो कि लीगल है, जरूरी है। एसएलआर मेंटेन करेगा तो बैंक लोन देगा 900। अगर नियर फ्यूचर आरबीआई कहता है नहीं ये 20% है तो मेंटेन 200 होगा, लोन जाएगा 800। फिर 30% अगर हो गया तो मेंटेन होगा 300, लोन जाएगा 700। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ रहा है तो लोन जनता को कम मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन में आरबीआई लीगल रिजर्व रेशियो को बढ़ाती है ताकि लोन कम मिले, लोन कम मिलेगा लोग डिमांड कम करेंगे। डिफ्लेशन में आरबीआई एलआरआर कम करती है ताकि लोन ज्यादा मिले। एलआरआर जैसे कम होता चला जाएगा लोन बढ़ता चला जाएगा, और लोन ज्यादा लोग लेंगे तो लोग डिमांड भी ज्यादा करेंगे, और एक का डिमांड दूसरे की इनकम बनेगी। लाइक अगर आज मैं कुछ खरीद के लेके आऊंगा, मैं डिमांड कर रहा हूं तो मेरे लिए तो वो डिमांड है, मैं जो खर्चा कर रहा हूं वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, लेकिन जिसके ऊपर मैं कर रहा हूं उसके लिए इनकम है, राइट? उसके लिए क्या है क्लास? इनकम है। ये हो गया क्लास आपका बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर एसएलआर हो गया। अब आते हैं क्लास ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी शेयर्स को बेचती है। आपने नाम सुना होगा ट्रेजरी बिल्स, सुना होगा नाम ना आपने, ट्रेजरी बिल्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? सरकार के बिहाफ में शेयर्स बेचती है, ठीक है? अगर कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन कर रहा है तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई
सेल सिक्योरिटीज टू पब्लिक, आरबीआई सेल सिक्योरिटीज टू पब्लिक, आरबीआई पब्लिक को शेयर्स बेचेगी, और जैसे ही आरबीआई पब्लिक को शेयर्स बेचेगी, पब्लिक क्या करेगी? विड्रॉ मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, पब्लिक कमर्शियल बैंक से पैसा विड्रॉ करेगी। और अगर पब्लिक कमर्शियल बैंक से पैसा विड्रॉ कर लेगी तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचेगा, लोन कम, और लोन कम तो डिमांड कम। तो अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को बेच देगी पब्लिक को, पब्लिक उसे खरीदने के लिए बैंक से पैसा निकालेंगे, तो बैंक लोन कम दे पाएगा, और लोन कम तो डिमांड कम। लेकिन अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, मंदी है, तो आरबीआई क्या करेगी? परचेज करेगी सिक्योरिटीज। आरबीआई क्या करेगी? परचेज करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। किससे खरीदेगी क्लास? पब्लिक से। आरबीआई अपने सिक्योरिटीज को वापस खरीदेगी पब्लिक से। आगे बात समझ? तो आरबीआई जब सिक्योरिटी को पब्लिक मतलब सिक्योरिटी को खरीद लेगी तो पब्लिक को पैसा मिलेगा, तो पब्लिक क्या करेगी? कहां रखेगी पैसा? पब्लिक पैसा कहां रखेगी? कमर्शियल बैंक में। जो पब्लिक कमर्शियल बैंक में पैसा रखेगी तो पब्लिक के पास पैसा ज्यादा हो, कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा बचेगा लोन देने के लिए, तो लोन ज्यादा। और अगर लोगों को लोन ज्यादा मिलेगा, बैंकों में लोगों ने पैसा जमा कर दिया, बैंक लोन ज्यादा देगी, लोन ज्यादा तो डिमांड ज्यादा। तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू आरबीआई, यानी कि सरकार जो है वो आरबीआई के थ्रू पब्लिक को शेयर्स खरीदती बेचती है। इन्फ्लेशन में आरबीआई सेल करेगी, डिफ्लेशन में आरबीआई परचेज करेगी। अगला है रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट। कभी कभी होता क्या है कि कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा आ जाता है, कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो कमर्शियल बैंक उस सरप्लस पैसे को पार्क कर देती है किसके पास? आरबीआई के पास, और उससे कुछ ब्याज ले लेती है। जिस रेट पे वो अपने सरप्लस मनी को आरबीआई को देती है उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये कुछ उल्टा हो गया, ऐसा हो गया जैसे कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को लोन दे दिया, तो जिस रेट पे उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक कहेगी यार अच्छा खासा ब्याज मिल रहा है आरबीआई से, चलो आरबीआई को और पैसे दो, तो वो आरबीआई को पैसे देंगे और पब्लिक को पैसा देना बंद करेंगे। और जैसे ही वो पब्लिक को पैसा देना बंद करेंगे, पब्लिक डिमांड भी कम करेगी, जब पैसा मिलेगा ही नहीं तो डिमांड करेगी ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, मान लो मेरे को सामान लेने गया, मुझे लोन मिल गया तो मैं खरीद के लिए आया, मुझे लोन नहीं मिला तो मैंने नहीं खरीदा। बात समझ रहे हो? अब ये मत बोलना सर सभी चीज लोन से ही खरीदते हैं क्या। इनडायरेक्टली अगर मैं जहां काम करता हूं मेरे मालिक को लोन नहीं मिला तो वो अपना बिजनेस बढ़ाएगा नहीं तो मुझे भी कम पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से। या फिर आप कभी जाते हो मॉल में, आप 10,000 की चीज खरीदना चाहते हो, रेफ्रिजरेटर, एसी मशीन, मोबाइल फोन, आप 10,000 का लेना चाहते हो, लेकिन वो कहते हैं लो 50 का ले लो, 10 दे दो, 40 को ईएमआई पे बना देते हैं कि आप 50 दे देना, धीरे धीरे करके दे देना, तो आप खरीद लेते हो। तो वो लोन ही तो है, ईएमआई भी क्या है एक तरीके से लोन ही तो, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आपको पेमेंट करनी है धीरे धीरे। आपको लगता है ठीक है यार मैं 10,000 दे के 50,000 की फ्रिज ले आया है ना, और बाकी हर महीने थोड़ा थोड़ा भर रहे हो आप, तो जब लोन मिलता है तो आप ज्यादा खरीद लेते हो, डिमांड ज्यादा करते हो। अगर कंट्री में डिफ्लेशन है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा, क्लास देखो, जैसे ही रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट कम होते ही क्या हुआ क्लास, वो फिर कमर्शियल बैंक किसको? आरबीआई को पैसा नहीं देगी, फिर पब्लिक को लोन ज्यादा देगी, पब्लिक को लोन ज्यादा देगी तो पब्लिक डिमांड भी ज्यादा करेंगे। तो इन 4 पॉइंट से कहीं ना कहीं क्लास गवर्नमेंट आरबीआई एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करती है। उसके बाद है क्लास क्वालिटेटिव में, ये चारों क्वांटिटेटिव थे, क्वालिटेटिव के अंदर है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, भैया अगर मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, तो मुझे कम से कम 15 लाख की प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी। मान लो मेरे पास 10 लाख का घर था, 10 लाख का घर मुझे गिरवी रख दिया मैंने, मुझे 7 लाख का लोन मिला, तो मैंने बैंक से पूछा भैया मुझे 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 10 लाख का लोन दो ना। वो कहते हैं नहीं भैया 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 7 लाख का ही लोन देंगे, ताकि कल को अगर आप पेमेंट नहीं करते इंटरेस्ट की लोन की तो हम आपकी प्रॉपर्टी को बेच सकें। अगर 10 लाख पे 10 लाख का दे दिया लोन तो फिर आप डरोगे नहीं, आप बोलोगे जाओ मेरी प्रॉपर्टी बेच दो, मेरे को तो पैसा मिल ही चुका है, बेच दो मेरी प्रॉपर्टी, कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसेट मॉर्गेज एंड द अमाउंट ऑफ लोन टेकन। ओके, तो ये डिफरेंस जो है इसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब एक और चीज समझना, एक और चीज समझना, अगर मान लो ये मार्जिन बढ़ेगा, बैंक कहेगा मार्जिन 4 लाख का, तो 10 लाख की प्रॉपर्टी पे मार्जिन 4 लाख का, लोन जाएगा 6, मार्जिन 5 का, 10 लाख की प्रॉपर्टी है मार्जिन 5, लोन 5, तो मार्जिन जितना बढ़ेगा लोन कम।
तो अगर कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को, बेटा इन्फ्लेशन का मतलब एक्सिस डिमांड, तो आरबीआई को मार्जिन बढ़ाना है। जैसे ही मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, लोगों का लोन जो है वो कम जाएगा, और लोगों को लोन कम मिलेगा तो लोग डिमांड भी कम करेंगे। आगे बात समझ। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, लोन कम, और जैसे ही लोन कम होगा तो डिमांड भी कम होगा। नेक्स्ट है टू कंट्रोल डिफ्लेशन। टू कंट्रोल डिफ्लेशन, अगर आपको डिफ्लेशन कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन कंट्रोल करना है तो आरबीआई मार्जिन कम करेगा। आरबीआई क्या करेगा, यार 1 लाख बस एक्स्ट्रा हम रखेंगे, 9 लाख ले लो, 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 1 लाख का एक्स्ट्रा, 9 लाख का लोन ले लो। तो जैसे ही मार्जिन कम, लोन ज्यादा, जैसे ही लोन ज्यादा, डिमांड ज्यादा, और डिफ्लेशन में तो डिमांड की कमी थी, डिमांड को बढ़ाकर हमने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कर दिया। इसको बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगला है क्लास यहाँ पे मोरल सुएजन। मोरल सुएजन का मतलब सलाह दी जाती है, ये क्वालिटेटिव है, ये सब सलाह दी जाती है, एक सजेशन दिया जाता है बैंकों को कि अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, एक्सिस डिमांड है, तो किसी को लोन मत दो एक्सेप्ट फार्मर्स। फार्मर्स को छोड़ के आप सबको लोन दो, किसी और को लोन मत दो। सॉरी, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, एक्सेप्ट फार्मर मतलब सबको लोन दो। सॉरी, रियली सॉरी। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में किसी को लोन मत दो, सिर्फ किसको लोन आपने देना है, फार्मर को लोन देना है। मतलब फार्मर को छोड़कर बाकी सबको मना कर दो, तो फार्मर को मना मत करो, फार्मर को लोन दो। ओके। और कंट्री में अगर डिफ्लेशन है, मंदी है, लोग नहीं कर रहे डिमांड, तो इजी लोन प्रोसेस टू ऑल। लोन का जो प्रोसेस है वो आसान रखो, ताकि हर कोई लोन ले सके, पैसे ले सके बैंकों से, और डिमांड कर सके। क्योंकि एक का डिमांड, अगर मैं डिमांड कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की इनकम भी बन रही है, मैं जिस चीज को खरीदूंगा उसको बेचने वाले लोग शायद कुछ पैसा कमा सकें। दूसरा है क्रेडिट रैशनिंग, सिलेक्टिव कंट्रोल मेजर्स कहते हैं इन सबको। क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट रैशनिंग का मतलब क्या है कि अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो हम लिमिट लगा देते हैं, राइट। लिमिट ऑफ क्रेडिट इज एक्साइज्ड, इज एक्साइज्ड। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो क्रेडिट की लिमिट लगा देते हैं, और कंट्री में अगर डिफ्लेशन है, मंदी है कंट्री में, तो नो लिमिट, भैया जितना उधार चाहिए उतना लो। लेकिन अगर इन्फ्लेशन है तो लिमिट लगा देते हैं कि भैया अगर आपको उधार चाहिए तो आपको इससे ज़्यादा उधार नहीं मिलेगा। तो ये था क्लास आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स दोनों के दोनों। बाकी अगर आप देखोगे कि जो फिस्कल पॉलिसी है, तो फिस्कल पॉलिसी में सबसे पहला है टैक्स रेट। भाई अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है या एक्सिस डिमांड है, सरकार क्या करेगी, टैक्स रेट को बढ़ाएगी। जैसे ही टैक्स रेट बढ़ेगा, लोग सामान महंगा हो जाएगा, लोग डिमांड कम करेंगे। कंट्री में अगर डिफ्लेशन है, मंदी है, तो सरकार टैक्स रेट को कम कर देगी। जैसे ही टैक्स रेट कम हो जाएगा, लोग डिमांड क्या कर पाएंगे, ज़्यादा। जैसे ही टैक्स रेट कम होगा, लोग डिमांड ज़्यादा कर पाएंगे। ओके। दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू पब्लिक वेलफेयर वर्क, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। सरकार के खर्चे पब्लिक वेलफेयर वर्क्स पे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। सरकार ना कुछ खर्चा करती है जनता की भलाई के लिए। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क। सरकार अपने खर्चे कम करेगी। जैसी सरकार अपने खर्चे कम करेगी तो लोगों की डिमांड भी कम होगी, है ना। सरकार खर्चे कम करेगी तो लोगों की इनकम कम होगी, लोग डिमांड कम करेंगे। और अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, अगर कंट्री में मंदी है, डिफ्लेशन है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर, सरकार अपने खर्चे बढ़ाएगी। जब सरकार अपने खर्चे बढ़ाएगी तो लोगों को इनकम मिलेगी, लोग डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। तो यानी कि सरकार और आरबीआई दोनों मिलके इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं। आई होप क्लास कि आप एंड तक टिके हुए हो, अभी भी आप वीडियो को देख रहे हो, आपको अच्छे से समझ आ रहा है और कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही। कि मेरा है कि एक ही क्लास के अंदर ही, और ये आप ही की रिक्वेस्ट थी, आप ही की डिमांड थी ना कि एक क्लास के अंदर ही कराओ, तो बस उसी पे चल रहे हैं हम लोग, आपकी बात पे ही। आगे देखते हैं अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसके अंदर हम बात करेंगे एपीसी
और एमपीसी की। एपीसी इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि आपने इनकम में से कितना कंज्यूम किया। इट इज द पार्ट ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम, या प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम, या कंजप्शन रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ कंजप्शन टू इनकम। ठीक है, यानी कि आपने इनकम में से कितना कंज्यूम किया। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकता है। इट कैन बी मोर देन वन, ये मोर देन वन भी हो सकता है। लेस देन वन भी हो सकता है, लेस देन वन भी हो सकता है। इट कैन बी इक्वल टू वन, इक्वल टू वन भी हो सकता है। तो ये इक्वल टू वन कब होगा? जब ब्रेक इवन पॉइंट होगा। किस पॉइंट पे क्लास? ब्रेक इवन पॉइंट पे। भाई मेरी इनकम 100 है, मैं खर्च 70 कर रहा हूं, हो सकता है 1 से कम हो गया। इनकम 100 हो सकता है 1 के बराबर। इनकम 100 और 110 हो सकता है, बताओ? इनकम 100 और कंजप्शन 110 बिल्कुल हो सकता है। मान लो मेरे जीवन व्यापन करने के लिए मुझे 110 रुपए चाहिए, मेरी इनकम 100 है, तो 110 कंजप्शन हो सकता है बिल्कुल। तो ये 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, और 1 के बराबर भी हो सकता है। इट कैन नेवर बी, इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। कभी भी ये 0 नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा। मतलब कुछ ना, देखो सी कभी 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही सी। अच्छा, अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो इनकम के बढ़ने से, इनकम के बढ़ने से मैंने कंजप्शन कितना बढ़ाया है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एमपीसी। तो एमपीसी मतलब इंक्रीज इन इनकम। अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो गई तो इनकम के इंक्रीज होने से कंजप्शन कितना बढ़ा है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट रेफर्स टू, इट शोज द चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। और ये हमेशा ध्यान रखना 0 to 1 के बीच ही होता है। एमपीसी जो है इट इज ऑलवेज 0 to 1, हमेशा 0 to 1 के बराबर रहता है। इफ होल एडिशनल इनकम, अगर सारा का सारा एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, तो आप ध्यान रखना कि जो एमपीसी है, अगर आपने जितना भी कमाया है वो सारा का सारा एक्स्ट्रा इनकम आपने, एक्स्ट्रा यहां पे सब एक्स्ट्रा है। एमपीसी मतलब चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, एपीसी मतलब सी अपॉन वाई। तो अगर आपने जितनी भी सैलरी आपकी बढ़ी, जितनी भी आपने आपकी इनकम बढ़ी, आपने सारा एडिशनल इनकम अगर आपने कंज्यूम कर लिया, तो आपका एमपीसी जो है वो 1 हो जाएगा। और इफ होल एडिशनल इनकम इज सेव्ड, अगर आपने सारा का सारा एडिशनल इनकम सेव कर लिया, तो भैया आपने कंजप्शन तो कुछ किया ही नहीं, तो एमपीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखो मोर एवर एमपीसी 0 to 1 के बराबर ही रहता है, यानी कि जो एमपीसी है वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है ज्यादातर। बट इफ अगर आपने सारा एडिशन इनकम कंज्यूम कर लिया तो वो 1 हो जाएगा, कुछ भी कंज्यूम नहीं किया एडिशन इनकम का तो वो क्लास 0 हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि गरीब लोगों का जो एपीसी है वो ज्यादा होता है। गरीब लोग 10,000 कमा रहे हैं, 9,000 9,500 खर्च कर रहे हैं, 90% 95% खर्च कर रहे हैं। अमीर लोग 10 लाख कमा रहे हैं, 7 लाख खर्च कर रहे हैं, ओनली 70%। तो हालांकि 7 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन परसेंटेज के मामले में देखा जाए तो गरीब लोगों का जो एपीसी है वो क्या होता है क्लास? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिच पीपल एपीसी। तो रिच पीपल का जो एपीसी है वो कम होगा एज कंपेयर टू जो पुअर पीपल की एपीसी है। और धीरे धीरे हम लोग कमाने लग जाएंगे तो हमारा एपीसी कम होगा, एपीएस बढ़ेगा। धीरे धीरे हम ज्यादा कमाएंगे तो हमारी बचत ज्यादा हो जाएगी और कंजप्शन हमारा कम हो जाएगा। अब एपीएस सेम प्रोपेंसिटी सेव में एपीएस एस अपॉन वाई, फॉर्मूला भूलना मत, एपीसी सी अपॉन वाई, एपीएस एस अपॉन वाई, कि आपने इनकम में से कितना सेव कर लिया। इट अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम, यानी कि सेव। इट कैन बी 0, ये 0 हो सकता है, इट कैन बी 0 नेगेटिव, ये 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट इज ऑलवेज लेस देन 1, ध्यान रखना इनकी फिगर्स पे क्वेश्चन पूछा सकता है। इट इज ऑलवेज लेस देन 1, नेवर इक्वल टू 1, कभी भी ये इक्वल टू 1 नहीं होगा, एंड मोर देन 1, कभी भी ये इक्वल टू 1 और मोर देन 1 नहीं होगा। ये हमेशा जो है क्लास 1 से छोटा रहेगा। इवन 0 भी हो सकता है, क्योंकि क्लास सेविंग्स अगर 0 हुआ, क्योंकि सेविंग कैन बी 0 कैन बी नेगेटिव, तो सेविंग नेगेटिव एपीएस नेगेटिव, सेविंग 0 एपीएस 0। और ये अगर 1 के बराबर कभी नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है 100 कमाया 100 खर्च कर दिया? इज इट पॉसिबल? सॉरी 100 बचा लिया, 100 कमाया 100 बचा लिया, कुछ भी कंजप्शन 0, यार कंजप्शन कभी 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। अगला है एमपीएस, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। तो जब भी हम बात करते हैं एम की, मार्जिनल की, तो वो आता है चेंज। तो एमपीएस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, एपीएस एस अपॉन वाई, और एमपीएस भी 0 to 1 रहता है। बट वही बात, अगर होल एडिशनल इनकम सेव कर लिया
तो एमपीएस 1 हो जाएगा। अगर सारा एडिशन इनकम कंज्यूम कर लिया तो एमपीएस 0 हो जाएगा। एक आखिरी फॉर्मूला, एपीसी प्लस एपीएस दोनों को मिलाएंगे 1 के बराबर आएगा, क्योंकि एपीसी सी अपॉन वाई है, एपीएस एस अपॉन वाई है। ये एलसीएम आएगा वाई, ऊपर आएगा सी प्लस एस। आप सबको पता है सी प्लस एस वाई है, वाई अपॉन वाई कट के क्या आ जाएगा 1। सो एपीसी प्लस एपीएस दोनों को मिलाओगे तो क्या आएगा क्लास 1 के बराबर आएगा। ओके, सिमिलरली एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। एमपीसी मतलब चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, एमपीएस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। एलसीएम आएगा वाई डेल्टा, देखो सी प्लस एस अगर वाई है तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस डेल्टा वाई होगा। तो यहाँ पे देखो एलएचएस आरएचएस प्रूव हो गया। तो अगर एमपीसी 0.7 है, एपीसी 0.7 है, तो एपीएस 0.3, ये 0.9 है, 0.1, ये 0.5 है, 0.5 दोनों को मिला के 1 के बराबर। एक मिल गया 1 से घटा देना, दूसरा मिल जाएगा। ये 0.3 है, 0.7, ये 0.8 है, 0.2, ये 0.9 है, 0.1, ये 0.75 है, ये 0.25 दोनों को मिला के 1 के बराबर। तो ये क्लास आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा कंजप्शन फंक्शन है C इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। C फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, A फॉर ऑटोनोमस कंजप्शन। ये जो B होता है ना, ये MPC है, और Y जो है क्लास वो नेशनल इनकम है। सेविंग फंक्शन की बात करें, S इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं सेविंग फंक्शन की, S इज इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ये Y तो नेशनल इनकम है, लेकिन ये 1 माइनस बी पूरा का पूरा MPS है। B इज MPC और 1 माइनस बी यानी 1 माइनस MPC इज MPS। ये ऑटोनोमस कंजप्शन है, यानी कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, और ये ऑटोनोमस सेविंग्स है, यानी कि सेविंग्स एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे क्या सेविंग्स होती है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको इन चारों में से कोई भी 3 दिया हो तो आप चौथा निकाल सकते हो। 1 2 3 4, इन चारों में से कोई भी 3 दिया हो तो आप चौथा आराम से निकाल सकते हो, राइट। अच्छा, अब लास्ट है यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग। ये बात आप ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है, इसको के से डिनोट करते हैं। किससे? के से, कि अगर आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अगर आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कितना बढ़ेगा। इट मेजर्स द चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला 1 अपॉन एमपीएस भी होता है, और एमपीएस को आप 1 माइनस एमपीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो बताओ जरा क्लास, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है। इट शोज द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन कंजप्शन। कंजप्शन के चेंज होने से, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, इट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर देश के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा तो इनकम भी बढ़ेगी। ओके, इसका एक और फॉर्मूला 1 अपॉन एमपीएस है, और दूसरा है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। कभी भी तुम्हें डेल्टा आई का जिक्र अगर आ जाए, I2 माइनस I1 डेल्टा आई चेंज, तो तुम के दोनों फॉर्मूलों का यूज करोगे। पहला फॉर्मूला के का 1 अपॉन एमपीएस, दूसरा फॉर्मूला के का डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो कभी भी अगर तुम्हें बोला जाए डेल्टा आई निकालो या डेल्टा आई दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो के दोनों फॉर्मूला का आप यूज करोगे। ये बहुत कम यूज होता है, ना के बराबर, बिकॉज यहां से तुम्हें मिल जाएगा एमपीएस, और एमपीएस मिल गया तो 1 में से घटा दो, एमपीसी मिल जाएगा। वर्किंग कैसे काम करता है ध्यान रखना। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से इसका वर्किंग भी पूछ लिया आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। अगर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट में बदलाव आया तो लोगों की इनकम में बदलाव आएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। इनकम अगर बढ़ेगा, लोग कंजप्शन ज्यादा करेंगे, फिर कंजप्शन बढ़ेगा तो फिर इनकम बढ़ेगा। भाई मेरा कंजप्शन, किसी और की इनकम, फिर किसी और की इनकम, किसी और का कंजप्शन। तो भैया अगर मान लो मैं ज्यादा कमा रहा हूँ तो मैं खर्च करूंगा ज्यादा, मेरा खर्चा किसी और की इनकम बनेगी, फिर वो ज्यादा कमाने लगा, फिर वो आगे खर्च करेगा, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के 1 गुना बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, लाइक 1 लाख का इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो 1 लाख की इनकम बढ़ेगी। 1 लाख की इनकम बढ़ी तो मे बी वो 70,000 खर्च करे, मान लो सारा 1 लाख खर्च ना करे, बट वो खर्च कुछ ना कुछ करेगा। फिर 70,000 खर्च किया, दूसरे की इनकम 70,000 है, फिर वो भी कुछ खर्च करेगा, 70 में से मान लो 50,000 खर्च कर देगा। तो ऐसा चलते चलते लास्ट तक जाता है, और इन्वेस्टमेंट के 1 गुना बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं मल्टीप्लायर, और इसका आंसर टाइम्स में आता है। जितना भी मल्टीप्लायर होता है ना, उसका आंसर टाइम्स में आता है। जैसा डिपॉजिट मल्टीप्लायर आपने पढ़ा होगा, कुछ वैसा ही है। ओके,
तो यहाँ पे आप डायग्राम चेक कर सकते हो। इन द फॉलोइंग टेबल आपको ध्यान रखोगे कि 1000 रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, तो 1000 से अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो इनकम भी देखो 1000 से बढ़ेगी। फर्स्ट राउंड के अंदर 1000 रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो इनकम भी 1000 से, और अगर आपकी इनकम 1000 से बढ़ेगी, सेविंग आपने 200 किया तो कंजप्शन 800, तो यानी कि आपका 1000 से इनकम बढ़ा, कंजप्शन 800 बढ़ा, तो MPC जो आ गया वो आ गया 0.8, और MPC अगर 0 आया तो MPS होगा 0.2, और MPS अगर 0.2 है तो 1/MPS के आएगा 5 टाइम्स, यानी कि 5 गुना। इन्वेस्टमेंट 1 गुना बढ़ने से जो इनकम है वो 5 गुना बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट अगर 1 गुना बढ़ेगा तो जो इनकम है वो कितने से बढ़ जाएगा, 5 गुना। तो यानी कि हम MPC 80% ले रहे हैं, यानी हर कोई अपनी एडिशनल इनकम का 80% खर्च करता है। तो यहाँ पे जब ये 800 इसकी इनकम बनी तो अगले राउंड में यही 800 खर्च किया इसने, इसका खर्चा है, लेकिन अगले राउंड में क्या बन जाएगा, इनकम। फिर 80% खर्च किया, 160 आपने बचाया। फिर अगले राउंड में आपने 640 जो है वो खर्च किया, फिर 640 का 80% कितना बनेगा, 512 बनेगा। 640 का 80% 512, ये 512 हो गया, माइनस कर दोगे 640 640, तो ये आया क्लास 128। फिर ये इसी तरीके से चलता जाएगा और लास्ट में 1000 का 5000 हो जाएगा। ये सवाल आया सर कैसे 1000 का 5000 हो जाएगा। डेल्टा आई है 1000, के है 5, तो आप मुझे बताओ डेल्टा वाई कितना होगा। के का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 1000 इंटू 5 5000, तो जो डेल्टा वाई है वो कितना हो जाएगा, 5000। यानी कि इन्वेस्टमेंट के 1 गुना बढ़ने से इनकम जो है वो 5 गुना बढ़ जाएगी। ये 5000 है, 80% जो आएगा वो 4000 होगा, 20% आएगा 1000। अब इस 5000 में से इन्हें घटा के आप बैलेंस लिख लो, तो 5000 आपको ना ऐसे एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आपको टेबल दे दिया और आपको फिल करना है इसको, 2560 और यहाँ पे आएगा 2048 512। तो इसको बोलते हैं वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आपको अपनी मर्जी से MPC लेना पड़ेगा, 0.8 ले लेना या 80% ले लेना, यानी हर कोई अपनी एडिशन इनकम के 80% खर्च करेगा देश के अंदर। और इन्वेस्टमेंट जो बढ़ा है वो 1000 ले लो, 10,000 ले लो, 100 ले लो, जो तुम्हारी मर्जी है आप उसमें ले सकते हो। तो ये पूरा टेबल है वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। जितने भी न्यूमेरिकल मैक्स टू मैक्स यहाँ बन सकते हैं, मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, जरा ध्यान से और अच्छे से समझना। ओके, इस तरह के न्यूमेरिकल में आपको कंजप्शन या सेविंग फंक्शन लगाना है, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट पूछा है तो आप सेविंग फंक्शन लगाओगे, -a बार प्लस 1 - by। तो जो सेविंग्स है वही आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको पूछा गया है। ऑटोनोमस कंजप्शन दिया गया है 50, ये पूरा MPS होता है, तो ये MPC है, तो मुझे MPS चाहिए। और y दिया गया है 800, तो 8 दूनी 16 160, और ये -50 है, तो आपका आंसर आ गया 110। तो सेविंग्स यानी इन्वेस्टमेंट आपका आ गया 110। आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट करते रहना, मैं चाहता नहीं वीडियो ज़्यादा लंबी हो, आपको डिमोटिवेशन लगे, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, आप इसे आराम से नोट कर सकते हो। ओके, अगर कोई बच्चा कंजप्शन फंक्शन लगा देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आंसर दोनों से आएगा। आपको C पूछा गया है, तो कंजप्शन फंक्शन ऑटोनोमस कंजप्शन यानी कि A बार प्लस BY, तो YB जो है वो है 0.75, Y है 1000, और जो A बार है ऑटोनोमस कंजप्शन वो कितना है क्लास, 150। तो C इज इक्वल टू, ये आएगा 750 प्लस 150, ये सॉल्व करोगे ना तो 750 आ जाएगा, प्लस 150, C आ गया 900। 3-3 नंबर की क्वेश्चंस है, मे भी आपके 2 नंबर में आए इस बार एग्जामिनेशन में, बट 1-1 मिनट का सवाल भी नहीं है। आपको इस तरीके से कभी भी अगर C फंक्शन दिया हो, ध्यान सुनना, इस तरीके से कभी भी C फंक्शन दिया हो और आगे आपको I दिया हो, इसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना y इक्वल टू C प्लस I लगाना। तो जो y है C कितना, ये पूरा का पूरा है, C 500 है, 50 प्लस 0.5y प्लस I कितना है 2000, इसे भेज दो, y में से 0.5y जाएगा तो ये आएगा 2050, एक y में से 0.5y जाएगा, 0.5y इक्वल टू 2050, तो y जो आएगा वो आएगा 4100। तो 2050 को आप 0.5 से डिवाइड दोगे, मतलब कि वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4100। आपको y पूछा है, y निकाल दिया। कंजप्शन पूछा गया है, C का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस s, तो y है हमारा 4100, s ही तो I के बराबर होता है, वो कि 2000 है, तो C आ जाएगा 2100। आप एक काम करो, सब लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आप अगर C के फंक्शन में y की वैल्यू पुट कर देते जो कि 4100 है, यहाँ पे 4100 अगर आप कर देते तो क्या आपका C का आंसर तब भी 2100 ही आता? आप चेक करके मुझे कमेंट्स में बताओ, और आप ऐसे भी कर सकते हो। इन्हें अच्छा, सेविंग फंक्शन दिया हो तो सॉल्व करने के लिए s इक्वल टू I लगा देना,
कंजप्शन फंक्शन अगर आपको दिया हो तो आपको क्या करना है क्लास, अगर आपको कंजप्शन फंक्शन दे रखा है तो C इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। सेविंग फंक्शन अगर आपको दे रखा है तो S इक्वल टू आई आपको पुट करना है शुरू करने के लिए क्वेश्चन को। तो शुरू करते हैं, S को I के बराबर दिखाते हैं। तो S कितना है, -100 प्लस 0.6 वाई इज इक्वल टू आई हमें यहाँ पे दे रखा है 1100 तो आप उधर भेज दोगे। 0.6 वाई इज इक्वल टू 1200, सो y इज इक्वल टू 1200 अपॉन 0.6, पॉइंट हटेगा 6 दूनी 12, तो y जो है हमारा वो 2000 आ जाएगा। y जो है वो नेशनल इनकम है और y हमारा कितना आया क्लास, 2000 y हमारा आ जाएगा। डन। आपको पूछा कंजप्शन, तो वही C का फॉर्मूला है y माइनस एस। y जो है वो 2000 है और जो s है आपको पता ही है 1100 है, तो C आ जाएगा आपका 900। एक एक मिनट के सवाल हैं, अगर आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न है, जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखवाए आपको वो आपको अच्छे से पता है, सारी बातें आपको अच्छे से पता है, तो ये हो जाएगा। ओके। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। सी दे रखा है, आई दे रखा है, तो आप मुझे बताओ ए बार ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई दे रखा है और आपको सी, तो बस फटाफट पूछो, वाई निकालना है यार, सोचना क्या है, सी प्लस आई पुट कर दो। सी है 100 प्लस 0.8 वाई प्लस आई कितना है 500 है ना, तो y इधर भेज दो। y माइनस 0.8 वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 600। एक y में से 0.8 वाई जाएगा तो 0.2 वाई 600 आ गया, तो y इज इक्वल टू 600 अपॉन 0.2, पॉइंट हटेगा 0, तो y आ गया आपका 3000। y पूछा था तो y आपका 3000 आ गया। और c फंक्शन में ये MPC होता है, ध्यान रखना, c फंक्शन में ये MPC होता है। कंप्लीट करना है टेबल को, तो फटाफट क्लास इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। y है, आप बहुत आसानी से कर लोगे। आप एक काम करना, सुनो मेरी बात, APC है ना, C अपॉन वाई करो, 15 अपॉन 0 तो ये तो अनडिफाइन आएगा, 50 अपॉन 50 एक आएगा, ये आएगा 0.85 और 150 अपॉन 120 देखो 0.8 आ रहा है क्या, सॉरी 120 अपॉन 150 तो ये 0.8 आ रहा है। तो अगर तुम्हें APC मिल गया तो 1 में से देखो, अब APS के लिए डेल्टा सॉरी S मत निकालना, सीधे 1 से घटा दो। अगर ये 1 है 0, 0.85 है 0.15 है 0.8 है 0.2, खत्म। मतलब आप ना वो कॉन्सेप्ट ज्यादा फॉलो किया करो जहां पे दोनों का सम जो है ना 1 के बराबर होता है, वो आसान होता है, रेदर देन कि आप डेल्टा वेल्टा करते जाओ, रेदर देन आप पहले S निकालो फिर डिवाइड दो, वो मेहनत का काम है। अच्छा, अब MPC निकालना है तो तुम्हें डेल्टा C भी निकालना पड़ेगा, तो तुम्हें डेल्टा C निकालना पड़ेगा, डेल्टा C। तो डेल्टा C का मतलब क्या है क्लास, नीचे से ऊपर घटाओ, तो 15 से ऊपर कुछ नहीं बचा, छोड़ दो। 50 में से ये गया 35, ये भी 35, ये भी 35। डेल्टा वाई की बात करें 0 से ऊपर अनडिफाइन, तो ये 50, ये 50, ये 50। अब तुम्हें MPC निकालना है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, 35 अपॉन 50 0.7, ये भी 0.7, ये भी 0.7। K का फॉर्मूला क्या होता है, K का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन MPS। अगर MPC 0.7 है तो MPS कितना होगा 0.3, तो 3.33 टाइम्स, और तीनों जगह डेटा सेम है तो तीनों जगह 0.33, पहला ब्लैंक आएगा 0.33 0.33। आगे क्लास बात समझ, बताओ कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक। 6 क्वेश्चन हो गया आप लोगों का आराम से। नेक्स्ट, अब आपको ये टेबल फिल करना है, इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो अगर तुम्हें MPC दे रखा है 0.75 तो फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। तो मेरे पास y है तो मैं डेल्टा y निकाल लेता हूँ, आसानी से निकल जाएगा। ये आया क्लास कितना 100 100 100। तो अगर आप सॉल्व करो तो ये 0.75 है, तीनों जगह सेम है, ये भी तीनों जगह सेम है, तो डेल्टा C जो है आपका कितना आएगा 75। वीडियो पॉज करके अगर आप अपने आप करोगे ना एक बार तो शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। डेल्टा C आएगा 75, तो मैं यहाँ पे एक कॉलम बना रहा हूँ डेल्टा C का 75 70, ये पहला ब्लैंक है, पहला ब्लैंक है, पहला नहीं है 75, पहले का डाटा ही गिवन नहीं है और पहला ब्लैंक ही होता है। तो 75 75 75, आगे बात समझ। अब हमें क्या करना है क्लास, डेल्टा C से C निकालना है। ओके, C निकालते हैं। अगर मेरी इनकम 0 है और बचत -30 है तो कंजम्पशन भी -30 होगा। भाई 0 लेवल ऑफ इनकम, मेरी इनकम का लेवल 0 है, अगर मेरी बचत जो है वो -30 है तो कंजप्शन भी 30 होगा। और हम C को माइनस करते करते डेल्टा C निकालते हैं, नीचे से ऊपर घटाते जाते हैं, डेल्टा C आता है। अभी डेल्टा C दे रखा है तो आपको ऐड करना है बस, राइट। 75 प्लस 30 105, 180 और 255। ओके, अब तुम्हें C मिल गया, अब तुम्हें APC निकालना है। अब तुम आराम से कर लोगे, APC C अपॉन वाई, तो पहला तो ब्लैंक आएगा 30 अपॉन 0,
फिर 1.05 आ जाएगा, 180 अपॉन 200 0.9, 255 अपॉन 300 255 अपॉन 300 0.85। और सेविंग का फॉर्मूला इनकम माइनस कंजप्शन, 0 माइनस 30 माइनस 30, 100 माइनस 105 माइनस 5, 200 माइनस 180 20, और 300 माइनस 255 45। कंप्लीट। और जो जो फॉर्मूले आपने यूज किए हैं वो फॉर्मूले आप यहाँ लिख देना, जो जो फॉर्मूले आपने यूज किए हैं वो फॉर्मूले आप लिख देना यहाँ पे। मतलब कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी है, बस फॉर्मूला लिख देना है आपको, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ओनली, बस आपको फॉर्मूला लिखना है और कोई कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना। आगे क्लास बात समझ, बताओ कोई दिक्कत परेशानी? चलो लिखो फटाफट। 2 to 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल है, तो मैं बहुत ज़्यादा भी क्लास आपको नहीं कहूँगा कि न्यूमेरिकल पे पीछे लगो, बट हाँ कर जरूर लेना, बिकॉज मुश्किल नहीं है, आसान है। चेंज इन इनकम आपको निकालना है। निकालना क्या है? चेंज इन इनकम। एमपीसी 0.8 है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखा है क्लास आपको 1000। मैंने आपसे कहा था कि के दोनों फॉर्मूलों का प्रयोग करोगे। पहला 1/MPS, अगर एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस 0.2, फिर के एक और फॉर्मूला लगाओगे, क्या? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो के जो है वो है 5, डेल्टा वाई मुझे नहीं पता, डेल्टा आई 1000 है। तो आप एक बार देख रहे हो ना कितना सिंपल है, एक सेकंडों में आंसर बन जा रहा है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, बिना फॉर्मूले याद करे प्लीज इसको मत बनाना। कभी भी लिखो कॉपी में, हिंदी में सब लोग लिखो, कभी भी डेल्टा आई चाहे दिया हो चाहे पूछा हो, चाहे दिया हो चाहे पूछा हो, के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना। पहला 1/MPS, दूसरा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। पहला 1/MPS, दूसरा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ओके। In an economy 75% of increased income is spent on consumption. किसका 75? इंक्रीज इनकम, बढ़ी हुई इनकम का, खाली इनकम का नहीं, बढ़ी हुई इनकम का 75% कंजप्शन पे खर्च कर दिया, तो एमपीसी आ गया 0.75। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है 1000 करोड़ से। मैंने कहा था कि कभी भी डेल्टा आई अगर आ जाए तो के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना। एमपीसी 0.75 है तो के का फॉर्मूला 1/MPS, तो अगर एमपीसी 0.75 है तो एमपीएस 0.25 होगा, के आ गया 4। फिर के का एक और फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। आपको बोला है डेल्टा वाई निकालो, तो डेल्टा वाई आ गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, खत्म। पिछले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन इसमें एक चीज और बोल दिया, डेल्टा सी निकालो। तो डेल्टा सी किसके फॉर्मूले में आता है? एमपीसी, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एमपीसी 0.75 है, चेंज इन सी नहीं पता, ये 4000 है। उधर भेजो 0.75 को अगर आप 4000 से मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट हट जाएगा, 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्लास कितना आ जाएगा? 3000 आपका आंसर आ गया। कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या हम ऐसे कर सकते हैं, ये है वाई, ये है चेंज इन एस, वाई में से एस घटा दो तो भी तो सी आ जाएगा, डेल्टा वाई में से डेल्टा एस घटा दो, सिंपल माइनस करना है बस आपको एक। ये डेल्टा वाई है और एस तो आई के बराबर ही होता है, तो ये डेल्टा वाई माइनस डेल्टा आई आ जाएगा आपका डेल्टा सी। करेक्ट कर सकते हो, वहाँ भी आंसर सेम ही आएगा। इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ेगा, विच इज 3 times मोर। तो डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई, देखो 3 गुना होता तो लिखता मैं डेल्टा वाई, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 3 गुना ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 3 गुना, लेकिन लिखा 3 गुना ज्यादा, तो डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 डेल्टा आई। अब आप मुझे बताओ के का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो के इज इक्वल टू डेल्टा वाई की जगह तुम क्या लिख सकते हो? डेल्टा वाई की जगह 4 डेल्टा आई, नीचे डेल्टा आई कैंसिल, तो के कितना आ गया? 4 आ गया। फिर के का एक और फॉर्मूला भी है, क्या फॉर्मूला है के का? 1/MPS। अब बच्चे बोलते हैं सर पूछा तो एमपीसी है, कोई बात नहीं भैया, तुम एमपीएस निकालो। तो MPS इज इक्वल टू 1/4 विच इज 0.25। अगर MPS 0.25 है तो MPC कितना होगा? 0.75। इट्स वेरी सिंपल, और यहाँ पे ये हो गया। आ रही है क्लास बात समझ? किस तरीके से अगर आप परफेक्शनली रखते हो ना, ये चैप्टर बहुत आसान है और आसानी से आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 300 करोड़। मैंने कहा था आपसे कि कभी भी डेल्टा आई आ जाए तो के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना। एमपीसी 2/3 है तो एमपीएस कितना होगा? अगर एमपीसी 2/3 है तो एमपीएस कितना होगा बताओ? एमपीसी अगर 2/3 है तो एमपीएस 1/3,
तो k इज इक्वल टू 1/1, 1/3 ऊपर भेज देना, तो k इज इक्वल टू 3 टाइम्स। k कितना क्लास आ गया आपका 3 टाइम्स, k इज इक्वल टू 3 टाइम्स, मल्टीप्लायर जो है आपका 3 टाइम आ गया। कैलकुलेट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, आपको डेल्टा आई दिया हुआ है 300, तुम्हें डेल्टा वाई निकालना है, k तुम्हारा आ गया 3, तो k का लगाओ ना फॉर्मूला, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई आ गया 900, 3 गुना। अगर इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ से बढ़ेगा, k 3 है, तो ऑब्वियस है इनकम कितने से बढ़ेगा, 900 करोड़ से। आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से क्लास आप क्वेश्चन बना सकते हो। एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है कि कंजप्शन फंक्शन जो है, हेल्प ऑफ कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व बनाओ। तो कुछ बातों का आप हमेशा ध्यान रखना, ये क्लास आपका y हो गया, ये हो गया c, आपने यहाँ जितना गैप लिया है यहाँ नेगेटिव में भी आप उतना ही गैप लेना, और जहाँ पे y c के बराबर है यहाँ से s लाइन को क्रॉस कराना। कुछ बातों का ध्यान रखना है, 3 पॉइंट एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला पॉइंट कि ये जो गैप, ये अगर ये 20 से शुरू हो रहा है c, तो s जो है वो -20 से शुरू होगा। लेवल ऑफ इनकम एक्स वाई इज लिख देना, ठीक है। पहली बात, अगर ये 20 से तो ये -20 से। दूसरी बात कि जहां वाई सी दोनों कट कर रहा है उसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे एस 0 होना चाहिए। ये सारा सेविंग्स माइनस में है, डिस सेविंग्स, और धीरे धीरे सेविंग्स क्या आ गया क्लास, प्लस में आ गया। दूसरी बात। तीसरी बात, 1 माइनस स्लोप ऑफ सी कर्व इज एमपीसी और स्लोप ऑफ एस कर्व इज एमपीएस। एस कर्व का जो स्लोप है वो एमपीएस है, सी कर्व का जो स्लोप है वो एमपीसी है। तो 1 माइनस स्लोप ऑफ सी कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस कर्व, 1 माइनस स्लोप ऑफ एस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी कर्व। नीचे आएगा लेवल ऑफ इनकम, यहाँ पे वाई एक्सिस में वाई सी और इधर एस। तो यानी कि आप कंजप्शन फंक्शन की मदद से सेविंग फंक्शन डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दोगे ना 3 लाइन में, बहुत है, इससे सारी चीजें कवर हो जाएगी। ओके क्लास, फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? जो लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक हैं, उनके पास अगर काम है तो इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट में ये जरूरी नहीं है कि सारे लोगों के पास काम हो। कुछ लोग बेरोजगार हो सकते हैं 2 वजह से। पहला, हम काम करना ही नहीं चाहते। हम काम करेंगे तुम्हारे यहाँ, हम बहुत अमीर हैं, हम नहीं करेंगे, हमारे घर वालों को दिया हुआ बहुत है, बहुत मुआवजा है, बहुत किराया है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत बिजनेस है, नहीं करेंगे काम, राइट। दूसरी चीज, या फिर हम काम तो करना चाहते नहीं, इस तनख्वाह में काम नहीं करेंगे, हमने इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करी है, यहाँ तक पहुंचे हैं भैया, हम काम नहीं करेंगे, इस तनख्वाह में काम नहीं करेंगे। तो जो इस लोगों को बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं, लेकिन जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, उनको फिर भी काम नहीं मिल रहा, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं क्लास? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट में, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, ढांचा चेंज हो जाए, जब कंप्यूटराइजेशन आ जाए, मॉडर्नाइजेशन आ जाए, और मॉडर्नाइजेशन की वजह से कुछ लोग उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ना अडॉप्ट कर पाए और बेरोजगार हो जाए, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और अगला है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जब आप एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब पे जाते हो तो कुछ टाइम के लिए आप बेरोजगार हो जाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से बेरोजगार हो, या तो आप काम करना ही नहीं चाहते, या फिर आप उस रेट पे काम नहीं करना चाहते जिस रेट पे मार्केट में काम मिल रहा है, तो आप अपनी इच्छा से बेरोजगार हो। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या? आप काम करना चाहते हो, काम करने के लायक हो, लेकिन काम आपको नहीं मिल रहा क्योंकि लेबर की डिमांड कम है। आप हर तरीके से रेडी हो काम करने के लिए, भाई कम तनख्वाह दे दो, लेकिन काम आपको मिल ही नहीं रहा, खत्म। एक्सपोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, एक्स एंटी का मतलब होता है प्लान। तो अगर कहीं एक्सपोस्ट सेविंग्स आ जाए यानी कि एक्चुअल सेविंग्स, और कहीं पे एक्स एंटे, एक्स एंटी सेविंग्स आ जाए, इसका मतलब प्लान सेविंग। एंटे मतलब प्लान, और जो एक्सपोस्ट है उसका मतलब एक्चुअल। फाइनली क्लास हमने इसको खत्म कर दिया। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा मैक्रो खत्म हो चुका है। आई होप आप लोग सपोर्ट जरूर करोगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर बनता है क्लास, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है ये वीडियो, बहुत लंबी वीडियो है। कंटिन्यू क्लास आप किसी भी सेकंड पे, किसी भी वीडियो किसी मिनट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको मैं बोलता नजर आऊंगा। लगभग 1 घंटा 10-15 मिनट का बना होगा ये, और ऐसे ही सारी वीडियोस आगे भी बनेंगी। सपोर्ट और प्यार चाहिए बस आपका, वो हमारे लिए मोटिवेशन है, वो हमारा रिवॉर्ड है, गुरु दक्षिणा है। तो प्लीज़ वीडियो को हर एक दोस्त में शेयर करना, बोलना भाई एक वीडियो देख लो। फिर भी आप मुझे बताओ, 1 शॉट के अंदर कुछ कमी अगर है, 1 शॉट को और कैसे बेहतर किया जा सकता है। मैं बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत धीरे धीरे नहीं कराना चाहता 1 शॉट को, क्योंकि अंदर से फिर मोटिवेशन नहीं आएगा और फिर ऐसा लगेगा कि आप वही पुरानी वीडियो देख रहे हो, वही आप 4 जो छोटी छोटी वीडियो थी उनको मर्ज करके देख रहे हो। 1 शॉट का मतलब क्या है? क्विक रिविजन हो जाएगा, और बिफोर एग्जाम में लाइव आके भी सारा रिविजन कराऊंगा, डोंट वरी।
तो इसको प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से लर्न कर लेना और वीडियो को अपने सारे क्लास में शेयर कर देना। अगर आप कॉमर्स में हो और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, क्लास बहुत अंडररेटेड है चैनल, सब लोग कहते हैं, तो प्लीज यार शेयर करो, हमारा भी हक है मोटिवेशन का, तभी हमारे अंदर भी आग लगती है मेहनत करने की। तो प्लीज यार जितनी मेहनत से मैं कर रहा हूँ आप लोग सपोर्ट जरूर बनता है, प्लीज सारे दोस्तों को शेयर करो, सपोर्ट करो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।